आज से कई वर्ष पहले कन्नौज में एक बुद्धिस्ट सभा का आयोजन हुआ। इस सभा का उद्देश्य महायान बुद्धिज्म का प्रचार था। इस कॉन्फ्रेंस में 10 से अधिक किंग्स जैसे कि कामरूप के राजा भास्कर वर्मन और तो और थानेश्वर के किंग हर्षवर्धन जो कि इस सभा के आयोजक भी थे, और इसके अलावा हजारों की संख्या में बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी उपस्थित थे। इस सभा की हाईलाइट थी बुद्धा का लाइफ साइज्ड स्टैचू। कहा गया है कि इस स्टैचू की हाइट किंग हर्षा के बराबर थी। इसके अलावा 2 बड़े हॉल्स का भी निर्माण हुआ जिसकी क्षमता लगभग 1000 लोगों की थी। बुद्धा की उस स्टैचू की पूजा करने के बाद हर्षवर्धन ने पब्लिक डिनर को आयोजित किया। इस सभा में एक डिबेट के दौरान हुएनसांग नामक चाइनीज मॉन्क ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को इस तरह पेश किया कि 5 दिन तक उनके ओपोनेंट्स उनका कोई जवाब नहीं दे पाए। इस वजह से ओपोनेंट्स ने प्लान किया कि वो लोग धोखे से उस चाइनीज मॉन्क की हत्या कर देंगे। इस षड्यंत्र का पता जब हर्षवर्धन को चला तो उन्होंने कहा कि अगर फॉरेन विजिटर को आंच भी आई तो वो उन लोगों का सर धड़ से अलग कर देंगे जो इसके जिम्मेदार होंगे। तभी अचानक से एक टावर में आग लग गई और हर्षवर्धन पे हमला हुआ। गुस्से में आके हर्षवर्धन ने 500 ब्राह्मणों को अरेस्ट किया। उनमें से कुछ को देश से बाहर निकाल दिया गया और बाकियों को कैपिटल पनिशमेंट दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड की और हमारा मेन फोकस रहेगा पुष्यभूति डायनेस्टी पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि गुप्ता किंग्स का किस तरीके से डिक्लाइन हुआ ये कि गुप्ता किंग्स एक छोटे से एरिया में सीमित रह गए, यानी कि मगध एरिया में, और 6th सेंचुरी के बाद छोटे छोटे किंगडम्स का उदय हुआ। इनमें से हर्षवर्धन ने एक छोटे से समय के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया, पर उनके सक्सेसर्स वीक थे और वो इसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पोस्ट गुप्ता इंडिया की। बात करेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी की। इनके लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। पहले तो हर्ष चरित्र जो कि बाण भट्ट ने लिखी है, और दूसरा हुएनसांग का अकाउंट जो कि एक चाइनीज मॉन्क थे। स्टार्टिंग में पुष्यभूति किंग्स का जो किंगडम था वो थानेश्वर एरिया में था। थानेश्वर यानी कि मॉडर्न डे अंबाला, पंजाब। स्टार्टिंग के 3 किंग्स के बारे में जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन 4th किंग प्रभाकर वर्धन को हर्ष चरित्र में मेंशन किया गया है। इन्होंने एक डिप्लोमेटिक मूव के तहत अपनी बेटी राजश्री का विवाह मौखरी के राजा गणावर्मन से किया। मौखरी यानी कि कान्यकुब्ज। इससे एम्पायर की ईस्टर्न बाउंड्री सिक्योर हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है जो हमें हर्ष चरित्र में मिली है, मैं आपके साथ साझा करूंगा। कुछ समय के बाद प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई और उनको सक्सीड किया उनके बेटे राज्यवर्धन ने। दूसरी तरफ गणावर्मन की हत्या मलावा के राजा ने कर दी और राजश्री को कारागार में डाल दिया। राजश्री यानी कि हर्षा और राज्यवर्धन की सिस्टर। बदला लेने के लिए राज्यवर्धन अपना राजकाज अपने छोटे भाई हर्षा के हाथों में छोड़ के कान्यकुब्ज कन्नौज की ओर कूच कर दिए। मलावा आर्मीज को राज्यवर्धन ने हराया और अब उनका अगला टारगेट था शशांक जो कि गौड़ा बंगाल के राजा थे। लेकिन यहाँ पे वो शशांक के छल बल से परास्त हो गए और उनकी मौत हो गई। हर्षवर्धन यहाँ थानेश्वर में किंग बने और उसके बाद उनका पहला मूव था अपनी सिस्टर की जान बचाना जो कि कान्यकुब्ज में सती होने वाली थी। हर्षवर्धन टाइम पे कन्नौज पहुंचे और अपनी सिस्टर को रेस्क्यू किया और इससे कन्नौज एरिया हर्षवर्धन के राज्य में मर्ज हो गया। बात करेंगे हर्षवर्धन जिनको नॉर्थ इंडिया का अनडिस्प्यूटेड रूलर कहा जाता था। कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार और ओडिशा हर्षा के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। थानेश्वर, कन्नौज, अहिछात्र, श्रावस्ती और प्रयाग ये उनके राज्य की मेजर सिटीज थी। उसके बाद एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने शशांक जो कि गौड़ा के किंग थे उनको हराया, लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल है। सिंध, वल्लभी, कश्मीर के किंग्स ने इनको अपना ओवरलॉर्ड स्वीकार किया यानी कि हर्षा को, और ऐसा ही भास्कर वर्मन जो कि कामरूप के राजा थे और ध्रुवभद्र ने भी किया। नर्मदा रिवर हर्षा के एम्पायर की सदर्न बाउंड्री थी। विंध्या रेंज के जो फॉरेस्ट चीफ्स थे उन्होंने भी हर्षा के सामने सबमिट किया। तो इस तरीके से उन्होंने एंटायर नॉर्थ इंडिया को सबड्यू किया। इतने सफल मिलिट्री कैंपेन्स के बाद हर्षा को करारा झटका लगता है जब उनकी फाइट होती है पुलकेशीन से। पुलकेशीन वेस्टर्न चालुक्यन किंग थे। ये इकलौते ऐसे किंग थे जिन्होंने हर्षा को परास्त किया, और ये जानकारी हमें मिलती है ऐहोल प्रशस्ति से। पुलकेशीन 2 के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम वापस आते हैं हर्षवर्धन पे। हर्षा ने चाइनीज एम्परर्स के यहाँ पे 3 एम्बेसीज भेजी और तो और 641 AD में एक ब्राह्मण एनवॉय को भी चाइना भेजा गया। इससे हमें पुष्यभूतिस के चाइनीज के साथ मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशंस के संकेत मिलते हैं। हर्षा ने कुल 41 साल तक राज्य किया। 647 AD में उनकी डेथ के बाद एक कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई। वो जब तक रही जब तक यशोवर्मन का उदय नहीं हुआ।
थोड़ा सा बात करेंगे हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप जो था वो गुप्ता एम्पायर का ही कंटिन्यूएशन था, क्योंकि ये जो अधिकतर डायनेस्टीज थी पोस्ट गुप्ता पीरियड की, ये लोग मोस्टली गुप्ता एम्पायर के अंडर में सामंत या महासामंत थे। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे और जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ तब जो राज व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो चुकी। तो लगभग चीजें सिमिलर ही हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि मधुबन कॉपर प्लेट में कुछ टर्म्स मेंशन्ड हैं और वो टर्म्स मिलते जुलते हैं, जैसे कि उपारिका यानी कि गवर्नर, सेनापति, दूतका जो कि रिपोर्टर होता है, बान भट्ट और हुएनसांग दोनों बताते हैं कि ज्यादातर जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर सामंत और महासामंतों की थी। ऑफिसर्स की पेमेंट कैश की जगह लैंड ग्रांट्स हुआ करती थी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हर्षा के राज्य में थोड़ी सी खराब थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना कुछ जानने के लिए तो हमारे पास है नहीं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षा के बांसखेड़ा, नालंदा और सोनेपत इंस्क्रिप्शंस में उनको शिवा का वर्शिपर बताया गया है। हालांकि बाद में उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा हो गया था और कन्नौज में उन्होंने एक विशाल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया, जहाँ पे महायान बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ। हुएनसांग जो कि अटेंडेंस में थे बताते हैं कि 18 राजा और 3000 मॉन्क्स ने इसको अटेंड किया और 18 दिन तक ये सभा चली। इस सभा के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी। इस समय पे नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स थे और हर्षा ने लगभग 100 विलेजेस को यूनिवर्सिटी को दान में दे दिया था। हर्षा आर्ट के बहुत बड़े पैटर्न थे और उन्होंने स्वयं 3 ड्रामास लिखे। उनके नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन हर्षा ने खुद कंपोज किया था, जिसपे हर्षा के सिग्नेचर भी हैं। बान भट्ट के अलावा मयूर और मतंग दिवाकर जो कि फेमस राइटर्स थे, उनको भी हर्षा की कोर्ट में जगह मिली थी। थोड़ी सी बात करेंगे हुएनसांग के बारे में। हुएनसांग 629 एडी में चाइना से नालंदा यूनिवर्सिटी जाने के पर्पज से निकले। इसके अलावा इनका दूसरा मोटिव था बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट करना। ये लगभग 15 साल हर्षा की कोर्ट में रहे। इनका ट्रैवल अकाउंट काफी वैल्यूएबल है, क्योंकि इन्होंने सोशल और इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट पे अपने इनपुट्स दिए। ये अपने अकाउंट में बताते हैं कि हर्षा का जो एम्पायर है उसका रेवेन्यू 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट होता है किंग का शेयर, दूसरा स्कॉलर्स के लिए होता है, तीसरा पेमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एंड ऑफिसर्स और चौथा रिलीजियस पर्पसेस के लिए। हुएनसांग हर्षा को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है। हर्षा ने उनको पैटर्नाइज करा, पर उन्होंने जो कंपाइल करा इन टेक्स्ट को वो उन्होंने चाइना में जाके करा। तो यहाँ पे चापलूसी करने का कोई मतलब नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं है कि वो केवल हर्षा की तारीफ करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक बार हाईवे पे हुएनसांग के सामान की चोरी हो गई, तो उन्होंने हर्षा के राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसकी काफी बुराई करी। हुएनसांग कहते हैं कि पाटलिपुत्र और वैशाली डिक्लाइन की स्टेट में थी और इसकी जगह प्रयाग और कन्नौज ने ले ली। पाटलिपुत्र और वैशाली ये दोनों सिटीज काफी वैभवशाली हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम पे इन दोनों की स्थिति काफी खराब थी, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स का एक डिक्लाइन हो चुका था। इन्होंने ये भी बताया है कि शूद्रास एग्रीकल्चरिस्ट थे, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। और इन्होंने कहा है चांडालों के बारे में कि वो सिटी में आने से पहले अपनी प्रेजेंस अनाउंस करते थे, ताकि लोग सावधान हो जाएं और दूर हट जाएं। ये लोग सिटी से बाहर रहते थे और प्याज और लहसुन का सेवन करते थे। ये हमने बात करी हुएनसांग के अकाउंट की। हमने बात की थी पुष्यभूतिस की और मौखरीज के मैट्रिमोनियल अलायंस की। आगे थोड़ी बात करेंगे मौखरी डायनेस्टी। मौखरीज ऑफ गया ये एक ओल्ड फैमिली थी, क्योंकि पतंजलि के वर्क्स में भी इनको मेंशन किया गया है। 5th सेंचुरी के एंड में इन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन करना स्टार्ट किया। बराबर और नागार्जुनी इंस्क्रिप्शंस में यज्ञवर्मन, सरदुलवर्मन और अनंतवर्मन ये 3 स्टार्टिंग के किंग्स के बारे में हमें जानकारी मिली है। इन किंग्स के टाइटल सामंत थे, यानी कि ये लोग गुप्ता किंग्स के अंडर में ही आते थे। उसके बाद असीरगढ़ कॉपर सील से हमें 5 और किंग्स के नाम मिले जो महाराज टाइटल यूज करते हैं, यानी कि अब तक ये लोग इंडिपेंडेंट हो चुके थे। ईश्वर वर्मन का भी नाम मेंशन्ड है असीरगढ़ कॉपर सील में, और ये पहले इंडिपेंडेंट किंग थे। इन्होंने गुप्ता से रिबेल कर दिया था और उसके बाद कुमारगुप्त ने इन्हें हराया, यानी कि कुमारगुप्त ने उस रिबेलियन को क्रश कर दिया। लास्ट मौखरी किंग ग्रहवर्मन जो कि पुष्यभूति से रिलेटेड थे, उनको मलावा के किंग देवगुप्त ने डिफीट किया और उनकी हत्या कर दी, और इसके साथ इनकी डायनेस्टी का एंड हो गया। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था मौखरी डायनेस्टी का। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करेंगे और साथ में अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज है, इस सीरीज का भी हम एंड करेंगे। हमने हड़प्पन से लेके हर्षवर्धन तक इंडिया के इतिहास को जानने की कोशिश की। कई सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज के बारे में हम बात नहीं कर पाए, लेकिन हम उनके बारे में बात करेंगे, इसीलिए इस प्लेलिस्ट को मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन किंगडम्स हैं, उनके बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं अगली सीरीज अर्ली मेडिवल इंडिया की बनाऊं या फिर एंशिएंट साउथ इंडियन हिस्ट्री की। कुछ दिनों में डिसाइड करके मैं अगली वीडियो पोस्ट करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से जुड़ने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करें।